नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश के लिए एक मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके हाई स्कूल का पूरा कोर्स मैंने पिछले साल ही कंप्लीट कर दिया था और इस साल भी मैंने लगभग 50% कोर्स कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है हमारे चैनल से तो बस उस चैप्टर का नाम लिखिए और उसके लास्ट में जोड़ दीजिए डिज़ायर पॉइंट, तो आपको वो चैप्टर मिल जाएगा क्योंकि सभी चैप्टर पढ़ा के अपलोड किए जा चुके हैं और जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है उसे आप आसानी से यूट्यूब पर सर्च करके आप प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपकी बुक में एक पोएम है, कोई भी चैप्टर हो सकता है, जैसे ए लेटर टू गॉड हो सकता है, तो उसके आगे ए लेटर टू गॉड, उसके आगे क्लास 10, उसके आगे डिज़ायर पॉइंट, और डिज़ायर पॉइंट लिखते ही आपको हमारे चैनल का लेक्चर मिल जाएगा। ये तरीका है, ठीक है। तो किसी भी चैप्टर को आप डायरेक्ट उसका नाम लिखिए, क्लास 10 लिखिए और उसके बाद उसके आगे जोड़ दीजिए डिज़ायर पॉइंट, तो आप किसी भी चैप्टर को हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको सभी क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा और वो सारी पीडीएफ आपको मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप मुझे मैसेज करके डायरेक्ट वो पीडीएफ ले सकेंगे। अभी हम केवल इसको सॉल्व कर रहे हैं ताकि हम एक बार समझ लें कि किस तरह से हमें बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर देना है। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं 2022 यानी पिछले साल का पेपर है ये इंग्लिश के लिए। 3 आवर्स 15 मिनट्स। अच्छा, एक चीज़ और चर्चा चल रही है अभी कि OMR सीट पर भी आपको एग्ज़ाम देने के लिए मिल सकता है, तो अगर फ्यूचर में कोई अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी हम प्रिपेयर कर लेते हैं एक बार। इसमें सबसे पहले कहते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस है कि फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउड टू कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट दिए जाते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, यानी यहाँ क्वेश्चन पेपर 4 भागों में बटा हुआ है, A, B, C और D। ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपल्सरी, यानी सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी सभी प्रश्न के आगे उसके अंक निर्धारित हैं या फिर लिखे गए हैं। रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम, यानी प्रश्नों का उत्तर देने से पहले उस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। सबसे पहली चीज़ आती है सेक्शन ए, जिसमें आपको मिलता है रीडिंग। यहाँ पे आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाता है। अनसीन पैसेज का मतलब यहाँ पे है कि उस पैसेज को आपने कभी भी नहीं पढ़ा है और कहीं से भी कोई पैसेज उठा करके आपको दे दिया जाता है और उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। ये सब कुछ आपको पीडीएफ में मिलेगा, मैं व्हाट्सएप नंबर दूंगा आपको। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करा लें, हम ये मॉडल पेपर सॉल्व कर लें, उसके बाद मैं चैप्टर वाइज जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना शुरू करूँगा और चैप्टर वाइज जब मैं आपको ये बताना शुरू करूँगा कि किस प्रश्न को बोर्ड एग्ज़ाम के कौन से साल में पूछा गया है, यानी हर एक चीज़ डीपली जब मैं पढ़ाना शुरू करूँगा तो मैं आपको मोबाइल नंबर दूंगा और आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ ले सकेंगे। पीडीएफ का काम मैंने स्टार्ट करवा दिया है, नवंबर तक आपको पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मोबाइल नंबर नहीं दूंगा, लेकिन जब क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ में सॉल्व कराने स्टार्ट कर दूंगा तो आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं क्वेश्चन आंसर स्टार्टिंग से सॉल्व करना शुरू करूं, आप पीडीएफ की सहायता से सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकें और ये भी जान सकें कि किस सत्र में कौन सा क्वेश्चन आंसर पूछा गया है, कौन से प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं, किन पर ज़्यादा ध्यान देना है, सब कुछ। चलिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, यानी पैसेज को अच्छी तरह से पढ़िए और इसके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो बट मोर देन ऑल दीज फेस्टिवल्स आई वॉज इंटरेस्टेड इन वन एनुअल इवेंट इन विच आई प्लेड द सेंट्रल पार्ट, the celebration of anniversary of my birth. This was the day of excitement for me. Early in the morning, I was wearied in a huge balance against some bags full of wheat and other articles, which were then distributed to the poor, and there I married myself in new clothes and received presents, and later in the day there was a party. I felt a hero of the occasion. My chief grievance was that my birthday came so rarely. Indeed, I tried to start an invitation
for more frequent birthdays. I did not realize then that a time would come when birthdays would become unpleasant reminders of advancing age. एक बार पूरा पैसेज खुद से पढ़ लीजिए क्योंकि अनसीन पैसेज है। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे, इन विच एनुअल इवेंट वाज द राइटर इंटरेस्टेड, वाई वाज इट अ डे ऑफ एक्साइटमेंट फॉर हिम। अब ध्यान से समझिए, इसी पैसेज में ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है, इसी पैसेज में इसका उत्तर छुपा हुआ है, ठीक है, यानी इसी पैसेज को पढ़ करके उत्तर देना है। तो कह रहे हैं इन विच एनुअल इवेंट वाज द राइटर इंटरेस्टेड, यानी ऐसा कौन सा एनुअल यानी वार्षिक इवेंट, यानी ऐसा कौन सा वार्षिक इवेंट है जिसमें राइटर लेखक की रुचि है, ठीक है, यानी वर्ष में ऐसा कौन सा फेस्टिवल है, ऐसा कौन सा त्यौहार है जिसमें लेखक की बहुत रुचि है। तो यहाँ देखो अर्ली इन द मॉर्निंग ये हो गया। तो आई प्लेड द बट मोर देन ऑल दीज फेस्टिवल्स, यहाँ पे ऊपर ही बोला है कि बट मोर देन ऑल फेस्टिवल्स, इन सब फेस्टिवल, इन सब त्योहारों के अतिरिक्त या फिर इन सब त्योहारों से भी ज़्यादा आई वाज इंटरेस्टेड, मुझे रुचि है इन वन एनुअल इवेंट, एक वार्षिक इवेंट में, इन विच आई प्लेड द क्रिकेट, प्लेड द सेंट्रल पार्क, जहाँ पर मैं सेंट्रल पार्क में खेलता हूँ, द सेलिब्रेशन ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ माई बर्थ, यानी अपने जन्म दिवस की। बहुत ज़्यादा डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है, अनसीन पैसेज है, इससे लड़ना नहीं है, बस इसमें समझना है और इसको समझ के उत्तर देना है। यानी सबसे इम्पॉर्टेंट यानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है माई बर्थ एनिवर्सरी, यानी जो बर्थडे है उसके बारे में। चलो पहली चीज़ तो क्लियर हो गई, इसको लिख लेंगे, लेकिन पहले दूसरा प्रश्न समझते हैं, वाई वाज इट अ डे ऑफ एक्साइटमेंट फॉर हिम। अब ये दिन उसके लिए एक्साइटमेंट से भरा क्यों है, अब इसको भी समझ लेते हैं। दिस वाज द डे ऑफ एक्साइटमेंट, यहाँ पे देखो आगे लिखा है कि दिस वाज द डे ऑफ एक्साइटमेंट, इसी में देखो ये वाई वाज इट अ डे ऑफ एक्साइटमेंट फॉर हिम, आगे देखो यहाँ पे खुद ही लिखा है कि दिस वाज द डे ऑफ एक्साइटमेंट फॉर मी, यानी ये दिन एक्साइटमेंट का है मेरे लिए। अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि सुबह सुबह आई वाज वेटेड इन अ ह्यूज वायलेंस अगेंस्ट सम बैग्स फुल ऑफ व्हीट एंड अदर आर्टिकल्स विच वर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पुअर एंड देयर arrayed myself in new clothes and received present, and later in the day there was a party. I felt the hero of the occasion. अब यहाँ तक हो जाएगा बस। माई चीफ ग्रीवेंस, इसके आगे ग्रीवेंस की बात कर रहा है तो इसको नहीं करना, बस यहीं तक लिखना है। अब इसको लिखेंगे कैसे, द राइटर वॉज इंटरेस्टेड इन द एनिवर्सरी ऑफ हिज बर्थ, it was a day of excitement for him because early in the morning he was wearied in a huge balance against some bags full of wheat, wheat, wheat and other articles which were then distributed to the poor. He also received parents नहीं है, presents है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, एक सेकंड में लिख ले रहा हूँ। ये देखो दिख रहा है ना कि एंड रिसीव्ड प्रेजेंट्स, यानी उसको उपहार भी मिलते हैं, तो बर्थडे पे गिफ्ट वगैरह देते हैं, तो वही चीज़। तो ही आल्सो रिसीव्ड प्रेजेंट्स। व्हाट वाज द मेन ग्रीवेंस ऑफ द राइटर, व्हाट डिड ही नॉट रियलाइज देन। अब इसको देखते हैं, यहाँ से इसके आगे ही होना चाहिए, पार्टी, आई फेल्ट अ हीरो ओकेशन, माई चीफ ग्रीवेंस वाज दैट माई बर्थडे कम सो रेयरली। उसका सबसे बड़ा ग्रीवेंस ये है कि उसका बर्थडे बहुत मुश्किल से आता है, सबका बर्थडे साल में एक ही बार तो आता है। Was that my birthday come rarely? Indeed, I tried to start an association for more frequent birthdays. I did not realize then that a time would come when birthdays would become unpleasant reminder of advancing age. चलो यही पूरा उत्तर हो जाएगा कि the main grievance of the writer was that his birthday came so rarely. चलो, he did not realize then that a time would come when birthdays would become unpleasant reminders of advancing age. आगे कह रहे हैं कि find out a word of the passage which means a real or imagined cause for complaint against especially unfair treatment. तो इसके लिए सिंपली हो जाएगा grievance। चलो आगे देखते हैं कि find out a word in the passage which is the opposite of earlier. चलो earlier का opposite later, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे, अब आगे मिलेगा आपको सेक्शन बी, जिसमें आपको राइटिंग होगा करना। इसमें दो चीज़ें होती हैं, पहली राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट ही सेंट ऑन योर बर्थडे, यानी अपने मित्र को एक पत्र लिखे जिसमें आप उसको धन्यवाद कह रहे हैं इस बात के लिए कि उसने आपको बर्थडे पर आपको गिफ्ट भेजा है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज कंप्लेनिंग अगेंस्ट योर
क्लास फेलो, यानी अपने कक्षा या फिर सहपाठियों की शिकायत करने के लिए अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए। तो इसके लिए मैंने एक बहुत आसान सा तरीका सोच रखा है। जो क्वेश्चन ज़्यादातर 2019, 2020, 2021, 21 में तो एग्ज़ाम ही नहीं होता, तो 19, 20 और 22 में पूछे गए हैं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, खुद से। या फिर रुक जाओ थोड़ा सा टाइम, मैं पीडीएफ बनवा रहा हूँ, सारे पीडीएफ आ जाएंगे, तो वहाँ से सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। इसको खुद से करना, क्योंकि यहाँ पे इसको आप जितना अच्छे से कर सकते हो ना, इसको सबसे अच्छी तरीके से करने का केवल एक ही तरीका है कि आप इसको खुद से सॉल्व करें। कहीं से भी देख कर, कहीं से भी पढ़ कर आप याद करें और फिर इसे खुद से सॉल्व करें। तो ये आपका होमवर्क है जो आपको खुद से करना है। या तो अभी कर लो या तो थोड़ा टाइम रुको, मैं पीडीएफ बनवा रहा हूँ। नवंबर से आपको पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। राइटिंग अ रिपोर्ट on celebration of annual function in your school in 16 to 18 words on the basic of hints given below। यानी ये सारे हिंट हैं, इनको देखकर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। इसके लिए आपको 6 अंक मिलते हैं, या फिर ये देखो जी तक है, ये इतने सारे ऑप्शंस हैं। या फिर आप राइट अ पैराग्राफ, यानी सीधी सीधी बात जैसे इससे लिखते हो, निबंध लिखते हो, वही चीज़। राइट अ पैराग्राफ ऑन योर विजिटिंग टू अ फेयर, यानी मेला जाने के बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है, या फिर आप बोल सकते हो कि निबंध लिखना है। इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो, यानी जो जो चीज़ें दी गई हैं इन्हीं हेडिंग्स को ले करके आप लिखना स्टार्ट करेंगे। यानी पहली हेडिंग है आपकी नेम एंड प्लेस, फिर दूसरी हेडिंग है वाई एंड व्हेन इट वाज हेल्ड, तीसरी हेडिंग है सॉफ्ट एंटरटेनमेंट, और कंक्लूजन योर इम्प्रेशन। तो ये भी चीज़ ऐसी है जिसे मैं अवेलेबल करा दूंगा पीडीएफ में, तो आप इसे आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है और मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद से सॉल्व करें, ताकि कुछ लिखते लिखते ही आपको कुछ ना कुछ याद हो जाए। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, अक्टूबर में मैं सॉल्व कर रहा हूँ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने का टाइम है, तो आप कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा लिखते लिखते आप याद कर लेंगे। तो ये आपको कर लेना है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा रुक जाएंगे तो मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा दूँगा, तो वहाँ पे आप 2019, 2020 और 2022 में पूछे गए क्वेश्चंस की पूरी सीरीज़ देख सकेंगे, तो वहाँ से आप तैयारी कर सकेंगे। अब आते हैं सेक्शन सी पर, ठीक है। बी था, बी में आपको राइटिंग करना था, देखो बी में केवल राइटिंग करना था। अब चलेंगे सी पर। सेक्शन सी में ग्रामर होता है, सीधी सीधी बात। यहाँ पे कह रहे हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 5 नंबर यहाँ से आपको मिलते हैं। अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज़ बीइंग बिल्ट एट अयोध्या, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटीफुल। टेंशन मत लो, ये सब पीडीएफ में मिलेगा, सब कुछ पीडीएफ में मिलेगा। 19, 20, 21 3 ही साल टारगेट करता हूँ मैं, और उसमें ही काम हो जाता है अच्छा खासा। तो 3 साल टारगेट करेंगे 19, 20 और 21 को, और देखना सब कुछ पीडीएफ में मिलेगा, किसी चीज़ की टेंशन मत लो, ठीक है। द स्काई ग्रीव डार्क, आइडेंटिफाइड अ वर्ब, ग्रीव हो जाएगा यहाँ पे वर्ब। मिस्टर शर्मा ऑन्स दिस हाउस, चेंज ओन्स इनटू द नाउन, नाउन में चेंज करना, इसका हो जाएगा ओनरशिप। अच्छा, फिल इन द करेक्ट प्रिपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। माई शूज़ आर मेड लेदर। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, फ्रॉम लगा देते हैं, इस बच्चे ने भी बाई लगाया है, देखो माई शूज़ आर मेड बाई लेदर। यहाँ पे सही जो होगा वो होगा ऑफ, ओ एफ। तो माई शूज़ आर मेड ऑफ लेदर। सी इट इज़ रेनिंग हैवीली, चेंज द सेंटेंस इनटू द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है कि हैज़ बीन जरूर लगा होगा, तो इसमें ढूंढो हैज़ बीन कहाँ लगा है, ये नहीं लगा, ये नहीं लगा, इसमें लगा है इट हैज़ बीन रेनिंग हैवीली, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, इसमें भी 5 नंबर मिलेंगे। पहला है डू यू नो द वे टू स्टेशन, क्वेश्चन मार्क, आई सेड टू अंकित, चेंज इनटू इनडायरेक्ट, तो इसका हो जाएगा थोड़ा सा इधर करते हैं। आई आस्क्ड अंकित इफ़ ही न्यू द वे टू द स्टेशन। अगला द माउस एट द कॉर्न, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो ये तो सबसे ज़्यादा आसान है, द कॉर्न वाज ईटन बाय द माउस। पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स व्हेन एवर नेसेसरी, यानी इसको पंचुएट करना है, कहाँ पे कैपिटल लेटर होना चाहिए, कहाँ पे कॉमा होना चाहिए, कहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए, ये सब कुछ देखना है। देखो कुछ भी नहीं लगा, फुल स्टॉप भी नहीं लगा, तो हर एक चीज़ देखनी है, ठीक है। तो आ जाते हैं। हाउ डज दिस मशीन वर्क, आस्क्ड द बॉय।
क्लियर है? पंचुएट करने का मतलब यही है कि उसको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क सब कुछ देख करके सेट करना और कौन सा लेटर कैपिटल होगा, कौन सा स्मॉल होगा, ये सब कुछ दिखाना। यानी बेसिक ग्रामर की नॉलेज जानना चाहते हैं यहाँ पे कि आपको ग्रामर में कितनी नॉलेज है, एकदम बेसिक बात है। फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स, यानी ये सब वर्ड्स जो हैं उल्टा पुल्टा लिखे हैं, इनको रीऑर्डर करके यानी सही से लिख करके एक वर्ड बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है। तो वी, अदर, एट, नॉट, लाफ, शुड, ये उल्टा पुल्टा लिखा है तो ये हो जाना चाहिए वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, नीचे भी लिखा होगा मैंने, तो वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स। तो कहने का मतलब है कि इसका कोई मतलब निकलना चाहिए। चलो अगला है कंप्लीट द स्पेलिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी यहाँ पे स्पेलिंग कंप्लीट करनी है, HEGH, उसके बाद यहाँ पे कोई इसमें स्पेलिंग आएगी और यहाँ पे कोई स्पेलिंग आएगी। देखो कहने का मतलब है यहाँ पे कोई लेटर भरा जाएगा और यहाँ पे कोई लेटर भरा जाएगा और ये सबसे आसान है। चलो मैं हिंट दे रहा हूँ, HEIGH। अब इस लास्ट वाले में क्या भरा जाएगा कमेंट करके बताओ तो जाने। जिस बच्चे ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा केवल वही बता पाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा आसान है कि इसको बताने का कोई मतलब नहीं है। मैंने हिंट दे दिया, HEIGH और लास्ट में क्या होगा आप बताओ। अब देखो कमेंट करके पहले मुझे बता दो फिर आगे चलो, ठीक है? नहीं तो बाद में भूल जाते हो। तो तुरंत कमेंट करके बताओ, जिस बच्चे ने अच्छी तरह से पढ़ा होगा वो तुरंत कमेंट करके बता देगा, बाकी लोग नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं सबकी तरह। तो आप भी बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं जान पाए हो तो कमेंट में देख लो, कोई ना कोई बच्चा ज़रूर कमेंट कर दिया होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या होगा, ठीक है? आगे है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ये ट्रांसलेशन मिलता है आपको कि नगर भ्रमण के दौरान राजकुमार सिद्धार्थ ने एक वृद्ध, बीमार तथा एक शव को देखा। उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने निश्चय किया कि वहाँ लोगों के दुख से निकलने का कोई रास्ता ढूंढेंगे। उन्होंने एक रात चुपके से राजमहल छोड़ दिया। गहन चिंतन के पश्चात उनको इसका समाधान मिल गया और वो गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगे। अब इसमें ध्यान देना कि ट्रांसलेशन को करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करो। मैं आपको 19, 20, 21 में पूछे गए क्वेश्चंस की सीरीज़ दे दूंगा PDF में और आप उसमें से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? अभी मैं इसको सॉल्व करवा दे रहा हूँ, लेकिन आप क्या करोगे कि आप प्रैक्टिस करोगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा ट्रांसलेशन में आपको अच्छे अंक मिलेंगे। ये प्रैक्टिस के ऊपर होता है, क्योंकि इससे प्रैक्टिस करने से आपकी ग्रामर इम्प्रूव होती है और धीरे धीरे करके जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, ज़्यादातर वही पूछे जाते हैं, तो बार बार पूछे गए क्वेश्चंस को आप एक तरह से समझ लेते हैं और फिर उनको कर लेते हैं, तो आपको आसानी से 5 नंबर मिल जाता है। बहुत ज़्यादा इजी है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा, नगर भ्रमण के दौरान राजकुमार सिद्धार्थ ने एक वृद्ध, एक बीमार तथा एक शव को देखा। अब मैं बेसिकली ग्रामर की क्लास नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे कि ड्यूरिंग अ सिटी टूर प्रिंस सिद्धार्थ सॉ एन ओल्ड मैन, अ सिक पर्सन एंड अ डेड बॉडी। उनका हृदय दुख से भर गया। हिज हर्ट वॉज filled 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 with sorrow. He decided that he, देखो एक बार पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है? अब उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने निश्चय किया कि वहाँ लोगों को इस दुख से निकालने का कोई रास्ता ढूंढेंगे। तो he decided that he would find some way to get the people out of this misery. उन्होंने एक रात चुपके से राजमहल छोड़ दिया। तो ही सेक्रेटली लेफ्ट द पैलेस ऑन नाइट, ऑन नाइट। गहन चिंतन के पश्चात उनको इसका समाधान मिल गया और वो गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक बार इसका ले लो। तो आफ्टर डीप कंटेम्प्टेशन he got the solution and he came to be known as गौतम बुद्धा। अब इसके आगे सेक्शन D आता है जिसमें लिटरेचर होता है। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो सबसे पहले आपकी बुक से आपको एक पैसेज दिया जाएगा, ठीक है? किसी भी चैप्टर से दे सकते हैं। तो सभी चैप्टर के नाम और उसके लेखक के नाम तो अच्छी तरह से याद कर लेना। तो इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. सबको पता चल गया कि किस चैप्टर का है? ये चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड।
अब आ जाओ नीचे, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इट डिड नॉट पास क्विकली, व्हाट डज द वर्ड इट रेफर्स टू। तो इट डिड नॉट पास क्विकली यानी ये जल्दी नहीं गुजरा, और व्हाट डिड द वर्ड इट रेफर्स टू यानी इट वर्ड किसके लिए यूज हुआ है। तो हम सबको पता है कि इट वर्ड इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इट डिड नॉट पासेस क्विकली। ये जो इट है, ये इट लगा है हेल स्टोन्स के लिए यानी ओलों के लिए, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, द वर्ड इट रेफर्स टू द हेल। आगे दूसरा क्वेश्चन, वाई वाज लैंचो सैड, व्हाट डिड ही से टू हिज सन्स। तो लैंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, यही है। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, और उसने अपने बेटों से कहा कि plug of lotus would have left more than this, the hail has left nothing, this year we will have no corn। तो यही चीज़ तो उसने कहा था, इतना ही हो गया बच्चों से कहा, और सैड इसलिए था क्योंकि ओलों ने उसकी खेत को बर्बाद कर दिया था। तो द रेन विथ लार्ज हेल स्टोन हैड रून्ड लेंचोस फील्ड, यानी ओलों ने बरसात के साथ ओलों ने उसके खेत को बर्बाद कर दिया। ऑफ राइप कॉर्न, सो ही वाज सैड, और इसीलिए वो दुखी था। He said to his sons that a plague of locusts would have left more than this, but the hailstones had not left anything। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि he said to his sons that, यहाँ से he said to his sons, उसके आगे ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के डायरेक्ट लिख दो that, और that के आगे जोड़ दो a plug of locusts would have left more than this, the hail has left nothing, this year we will have no corn। सिंपल, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दोनों हटा देना, ठीक है। यहाँ पे जब डैट लगा दोगे तो सिर्फ फुल स्टॉप लगाना है बस, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। फिर इसके आगे 4 नंबर का क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक ही करना है। देखो 1 लिखा है, तो 2 क्वेश्चन दिए हैं जिनमें से कोई एक करना है। तो हु वाज नेल्सन मंडेला, व्हाट आइडियल्स डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज इनॉग्रेशन स्पीच, या फिर दूसरा है कि वाई डज द बस कंडक्टर कॉल वल्ली एज मैडम एक्सप्लेन्ड विथ एग्जाम्पल्स। तो चलो मैं पहला वाला कर देता हूँ, सीधा सीधा आ जाओ कि नेल्सन रोहिलाल मंडेला वाज अ साउथ अफ्रीकन पॉलिटिशियन एंड एक्टिविस्ट ऑन अप्रैल 27 27 to 1994 he was made the first president of South Africa elected in a fully represented democratic election. Nelson Mandela set the ideals of liberating people from the bondage of poverty, suffering and deprivation. He also set the idea for society where there would be no discrimination supported based on gender or racial origins, ORIGINS। तो ये बेटा देखो, अगर याद करना हो तो यहाँ से याद करना, या फिर याद मत करना, क्योंकि शायद ये क्वेश्चन मैंने किसी बुक से लिखा है, ठीक है, मुझे याद नहीं है। तो इसको याद करना चाहो तो याद करना, या फिर रुक जाओ, मैं PDF अवेलेबल कराऊंगा, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो वहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि अगर ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है तो ज़रूर ये PDF में होगा, और मैं उसे अच्छी तरह से सॉल्व करूँगा, और ज़्यादा छोटा करके और अपने वर्ड में। किसी भी विद्या से या किसी भी बुक से पढ़ के मत लिखना, क्योंकि वहाँ से शब्द जो हैं वो बदल जाते हैं और उनके नंबर कम मिलते हैं, ठीक है। और मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ इस टाइम, तो शायद मैंने यही क्वेश्चन बुक से लिखा है, कोई है क्वेश्चन ऐसा जो मैंने बुक से लिखा है। चलो आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन PDF में मिलेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है, और PDF मिलेगा, ये भी मेरा प्रॉमिस है। मोबाइल नंबर मिलेगा व्हाट्सअप करने के लिए, ठीक है। तो व्हाट्सअप करने के लिए मैं मोबाइल नंबर दूंगा, और वहाँ से आप सारे PDF ले सकेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो टेंशन मत लो, अभी सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम कैसे होता है ये समझ रहे हैं। चलो ये क्वेश्चन आप चाहो तो याद कर सकते हो, क्योंकि बुक का है, चाहो तो आप याद कर लो, या फिर आप रहने दो, मैं अपने शब्दों में लिख के जल्द ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पर ही टूटूंगा, सारा काम क्वेश्चन आंसर और बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, बस यही होगा अब नवंबर से। तो आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। अब इसमें देखो ये 2 क्वेश्चंस करने हैं, टोटल 3 दिया है, करने 2 हैं। तो व्हाट प्रॉम्प्टेड एनी फ्रैंक टू कीप अ डायरी, व्हाट नेम डिड शी गिव टू इट, यानी एनी फ्रैंक को ऐसी कौन सी बात है जिसने प्रभावित किया कि उसको एक डायरी रखनी चाहिए, और उसने अपनी डायरी का क्या नाम दिया। चलो शायद मैंने यही किया है, तो यही कर लेते हैं। तो एनी बिलीव दैट शी डज नॉट हैव एनी क्लोज एंड ट्रू फ्रेंड्स whom she can confide in, so she decided to confide all her thoughts and innermost feeling to her diary instead. Since she wanted her diary to be her friend, she even gave it a name and called it Kitty। आगे फुल स्टॉप। अब अगला क्वेश्चन, चलो। What do the words Padar and Kabai stand for the lesson A Baker from Goa?
ये वाला नहीं किया, ये कर दिया है। व्हाट इज़ कूर्ग फेमस फॉर, तो ये हो जाएगा कि कूर्ग इज़ फेमस फॉर इट्स कॉफ़ी, स्टेट्स ESTATES, कॉमा evergreen rainforest and spices. Its 30% area is covered with the evergreen rainforest. The people of Coorg are independent and brave. अब इसके आगे आता है मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट A विद देयर मीनिंग B। तो 3 नंबर का है ये। पहला है कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी हो जाएगा अपोजिट। इसको अब बच्चे का मत देखो, ठीक है, इसका तो बिल्कुल मत देखो, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। कॉन्ट्रैरी का हो जाएगा अपोजिट, एब्सोल्युटली का हो जाएगा कंप्लीटली, और एक बच रहा है एडेड, तो इसका तो जानते ही हो कि सैड फ्यूदर। तो अब इसके आगे एक पोएम भी आपको मिलेगी। तो रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो देयर इज अ लैंग्वेज इमर्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेड इज मी द मर्मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो write the title of the poem from which the given piece of poetry has been taken. Who has composed this poem? Who has composed this poem यानी इसका मतलब है कि इस पोएम को किसने लिखा है, और टाइटल भी लिखना है यानी इस पोएम का क्या नाम है। तो सबको पता है कि कौन सी पोएम है। तो द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज अमांडा फुल स्टॉप रॉबिन क्लेन ROBIN हैज़ कंपोज दिस पोएम यानी इस पोएम के लेखक हैं रॉबिन क्लेन, और इस पोएम का टाइटल जो है वो है अमांडा। अब आगे क्या कह रहे हैं, इसमें एक चीज़ और देखनी है, कहाँ गया, ये है कि व्हाट डज अमांडा विश फॉर द अबव स्टैंजा एंड वाई। तो ऊपर के स्टैंजा में अमांडा क्या विश कर रही है यानी उसकी क्या इच्छा है और ऐसी इच्छा उसकी क्यों है। तो दिस पोएम इज अबाउट द व्यू ऑफ द स्मॉल गर्ल नेम्ड अमांडा अबाउट लिबर्टी इन लाइफ, यानी उसके जीवन पर बहुत सारे लोगों का अधिकार है, उसकी मम्मी उसके मन का काम नहीं करने देती, पापा नहीं करने देते, वही चीज़। इन द अबव स्टैंजा शी विशेस टू बी मरमेड सो शी कुड ड्रिफ्ट अलोन बाय ब्लिसफुली लैंग्वेज इमर्जेंसी। तो इस ऊपर के स्टैंजा में वो एक मरमेड बन जाना चाहती है, एक जलपरी बन जाना चाहती है, और स्वतंत्र रूप से जल में तैरना चाहती है, खुले समुद्र में तैरना चाहती है या फिर गहरे समुद्र में तैरना चाहती है। अभी हाल ही में इस पोएम को पढ़ा के अपलोड किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे इसमें एक चीज़ और है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, यानी दोनों पोएम में से कोई एक का आप सेंट्रल आइडिया लिख दीजिए। तो इससे आसान होता है कि और करके यहाँ पे देता है, या फिर आप ये करिए या फिर ये करिए नीचे वाला। तो आप नीचे वाला करिएगा कि राइट 4 लाइन पोएम्स 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, यानी आपकी बुक में कोई भी 4 लाइन की पोएम आप यहाँ पे लिख दीजिए, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। सेंट्रल आइडिया के चक्कर में मत पड़ना, भूल के भी सेंट्रल आइडिया के चक्कर में मत पड़ना। 4 लाइन की पोएम याद कर लेना, पहले पार्ट से और दूसरे पार्ट से, ठीक है। तो टोटल 8 लाइन की हो जाएगी, पहले पार्ट से 4 लाइन, दूसरे पार्ट से 4 लाइन। हो सकता है कि इसमें पहले पार्ट से 4 लाइन आ जाए, तो दूसरे पार्ट की 4 लाइन आपको याद होगी, वो लिख देना। ध्यान देना कि जो पोएम यहाँ पे लिखी हुई है गलती से भी उसको मत छाप देना। यहाँ पे लिखा है ना कि डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर, यानी इस क्वेश्चन पेपर में जो ये लाइन्स दी गई हैं इनको कॉपी मत करो, अपने मन से कोई लिखो। तो जो चैप्टर आपको आसान लगता हो, जिसे पढ़ने में बहुत मज़ा आता हो, सारी पोएम तो आसान है, तो जो आसान लगती हो उसमें से 4 लाइन और 2 चैप्टर ऐसे चुनना, चाहे पहला दूसरा चुन लो, दूसरा तीसरा चुन लो, तीसरा चौथा चुन लो, जो चैप्टर चुनो आपकी मर्जी। ध्यान देना कि वो चैप्टर 30% सिलेबस में माइनस नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, यानी उस चैप्टर को भी इस साल पढ़ना हो और वो चैप्टर 30% में हटाया ना गया हो। बस 2 चैप्टर चुनो और दोनों चैप्टर से, पहले चैप्टर से 4 लाइन और दूसरे चैप्टर से 4 लाइन, या फिर एक ही चैप्टर चुनो और उसी चैप्टर से 8 लाइन की पोएम याद कर लो, ठीक है। हो सकता है उसी चैप्टर से 4 लाइन की पोएम यहाँ पे पूछ ले, तो नीचे की जो 8 लाइनें तुमने याद की है तो 4 तुम्हारे पेपर में तुमको मिल गया, लेकिन 4 अभी भी याद है, यानी टोटल 8 लाइन याद करना, ठीक है। तो सीधी सीधी बात यह है कि 8 लाइन की पोएम याद करनी है, चाहे 4 लाइन की एक चैप्टर से और 4 लाइन की दूसरे चैप्टर से, या फिर एक ही चैप्टर से पूरी की पूरी 8 लाइन की। तो ये 4 नंबर कहीं नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आगे आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच, यानी 25 वर्ड्स में आपको दोनों में से 3 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे हरी 1 है, टोटल 3 होने चाहिए, BC 3 है,
3 में से 2 का उत्तर देना है। तो पहला है हरी सिंह हैड स्टोलन द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हिज लाइफ, देन वाई डिड ही चूज टू गो बैक टू अनिल इन द एंड, यानी हरी सिंह ने बहुत ज़्यादा पैसा चुराया था लेकिन फिर भी वो अनिल के पास वापस क्यों चला गया। ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर आ जाओ कि द थिंग दैट मोटिवेटेड हरी सिंह टू गो बैक टू अनिल was his love for getting and educated. He realized that education could give him respect, status and much more money than he could get from stealing. Anil had promised him to teach writing and adding numbers. यहाँ पर and नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो गेटिंग एजुकेशन क्लियर हो गया, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, हु वाज ग्रिफिन, वाट हैज़ ही डिस्कवर्ड, ग्रिफिन कौन था और उसने क्या खोज की थी। चलो, तो ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ही मेड सम एक्सपेरिमेंट टू शो दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बी मेड ट्रांसपेरेंट। एट लास्ट ही डिस्कवर्ड अ रेयर ड्रग, ही टुक हिज ड्रग एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि एक भी क्वेश्चन इसमें से याद मत करना, क्वेश्चन का जो आंसर दिया है मैंने इसमें से एक भी याद मत करना। बस 1 महीने के अंदर मैं PDF अवेलेबल करवा दूंगा, तो वहाँ से सारे क्वेश्चन आंसर याद करना, ठीक है। PDF में सारे क्वेश्चन आंसर मेरे शब्दों में रहेंगे, तो वहाँ से बुक और टीचर दोनों की लैंग्वेज में जब अंतर हो जाता है ना, तो जो कॉपी चेक करते हैं वो समझ जाते हैं कि ये कौन सा कॉपी करके यानी बुक से लिखा गया है और कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो टीचर ने अपनी लैंग्वेज में लिखवाया है, ठीक है। बस थोड़ा सा रुक जाओ, अभी केवल इस पे समझो कि तुमको ये काम करना है कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आंसर बनते हैं ये समझना है, एक भी क्वेश्चन आंसर याद मत करना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्या करें कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो दोनों में से किसी एक का उत्तर देना है कि मिसेस पंपरे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकिस पुअर कंडीशन, राइट द रीजन इन डिटेल, ठीक है। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा लॉइजल। ये दोनों मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, चाहे जहाँ से चाहे जैसे खुद से करो, ये होमवर्क है मेरी तरफ से आपके लिए, ठीक है। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, समझ लो 4 नंबर का है ये, ठीक। आगे 15वां है कि पॉइंट आउट ट्रू और फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोनार्च इज अ काइंड ऑफ बटरफ्लाई, बिल्कुल सही है, ये सही हो जाएगा। एट द एंड ग्रिफिन वाज कॉट फॉर द बाय द कांस्टेबल, अंत में कांस्टेबल ने ग्रिफिन को पकड़ लिया था, बिल्कुल गलत है, वो तो छुड़ाकर भाग गया था ना। अब आगे सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट्स। तो इनकरेज्ड ए ब्राइट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, बहुत आसान है, बहुत आसान है, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट वाले चैप्टर से है ये। पता करके बताओ कि उसकी माँ ने किया था, कि उसके पिता ने, कि उसके दोस्त ने, या फिर उसके टीचर ने, किसने ए ब्राइट को ये लर्निंग में रुचि को इनकरेज किया था, प्रोत्साहित किया था, यानी ब्राइट को पढ़ने के लिए किसने प्रोत्साहित किया था, उसके पिता ने, कि उसकी माँ ने, कि उसके दोस्तों ने, कि उसके टीचर ने। होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, कमेंट करके अगर पढ़ लिया है तो कमेंट करके अभी बता दो, ताकि जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो जाके इसका आंसर जान लें, और अगर नहीं पढ़ा तो जाओ इस चैप्टर को पढ़ो, मैंने पढ़ा के अपलोड किया है, पढ़ो और फिर आके इसका उत्तर दो, क्योंकि बहुत आसान है। चलो ये एक तरह से होमवर्क हो गया। और द तहसीलदार टोल्ड रामलाल टू, ये भोली वाले चैप्टर से है कि तहसीलदार ने रामलाल से कहा था कि सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, कि वो अपनी बेटी को स्कूल भेजे। मैरी हिज डॉटर, कि वो अपनी बेटी का विवाह करा दे। सेंड हिज डॉटर टू द सिटी, कि वो अपनी बेटी को शहर भेज दे। लेट हिज डॉटर रिमेन एट होम टू हेल्प देयर मदर, वो अपनी बेटी को घर पर रहने दे ताकि वो अपनी माँ की मदद कर सके। चलो ये भी बहुत आसान है, इसलिए इसमें भी जूझने से कोई फ़ायदा नहीं। कमेंट करके ये दोनों का बताना मुझे, ये वाला एब्राइट वाला भी और ये वाला भी तहसीलदार वाला भी, कमेंट करके मुझे बताओ कि आखिर कौन सा सही होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, और सही नहीं भी होता है तो भी कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लोगे, लेकिन अगर सही आंसर पता है तो कमेंट कर दो, ताकि कोई बच्चा हो तो वह जाके पढ़ सके कि इसका सही आंसर क्या होगा। सभी चैप्टर पढ़ा के मैंने अपलोड कर दिए हैं, और आज मैंने एक मॉडल पेपर भी सॉल्व कर दिया। जल्द ही मैं PDF अवेलेबल करवा दूंगा, और बहुत जल्द मैं बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट कर दूंगा,
जिससे आप उन प्रश्नों पर विशेष ध्यान दे पाएंगे जो लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करना ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ तैयारी कर सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा।